सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने अपने दादा का पता जानने के लिए जिनू के पोते को बाउल में कैद कर लिया था और उस स्पाइडर लेग को खाने लगा था, जिससे जिनू गुस्सा हुए शियाओ ने उनसे अपने दादा के बारे में पूछा, मगर जिनू ने कहा कि मैंने उसे मार दिया है। तो गुस्से में आकर शियाओ ने भी जुयांग को अपने सामने मार दिया था, जिससे जिनू ने शियाओ की गर्दन पकड़ ली थी। किंग तियान भी अपने पोते का बदला लेने के लिए वहाँ गया था, मगर किंग तियान और जिनू शियाओ को मारने के लिए लड़ने लगे थे। तो शियाओ ने उन्हें वहां लड़ने से मना किया और कोर्टयार्ड में लड़ने को कहा था। फिर अब हम देखते हैं कि सभी शी कैपिटल के पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, जहां शियाओ किंग तियान और जिनू से लड़ने को तैयार था। लिंगर सोच रही होती है कि शियाओ क्या कर रहा है, क्योंकि तियान और जिनू काफी अच्छे मास्टर थे जिनकी पावर भी काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो डर रही होती है क्यों कहीं शियाओ को मार ना दे। शियाओ लड़ने से पहले जिनू से पूछता है कि मेरे दादाजी कहाँ है। तो जिनू कहता है कि वो मर चुका है, तुम उसे अब नहीं देख सकते। शियाओ कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे सच नहीं बता रहे। जिनू कहता है कि तुम्हारा दादा सिर्फ एक ह्यूमन प्रैक्टिशनर था, इसीलिए मैंने उसे चींटियों की तरह मसल दिया। तो शियाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी क्यों नष्ट हो गई। लोग वहाँ बातें करते हैं कि ग्रेट मास्टर बहुत पावरफुल है, तो उनकी स्पिरिचुअल बॉडी को कौन नष्ट कर सकता है। और ने बात झूठी लगती है। तभी शी इंपीरियल पैलेस गार्ड के प्रमुख गोल्डन विगर्ड ईगल आगे आकर शियाओ को बताते हैं कि ग्रेट मास्टर जिनू और ग्रेट डेमन गॉड यानी तुम्हारे दादा के बीच जो लड़ाई हुई थी उससे उन्हें बहुत चोट पहुंची, लेकिन वो मरे नहीं थे। बस वो इस क्षेत्र से अपने बेटे शी जिलिंग को खोजने के लिए चले गए। जिनू गोल्डन विगर्ड ईगल को कहता कि उस दिन तुम ही थे जिसने जोंग को बचाया था, इसीलिए बहुत शर्म की बात है। मगर शियाओ ने थैंक्स कहता है कि आपने मेरे दादा की रक्षा की। जिनू शियाओ से कहता है कि भले ही तुम्हारे दादा जिंदा बच गया हो, लेकिन तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और वो शियाओ पर हमला करता है। शियाओ उसके हमले से बचता है और सोचता है कि मेरे दादा पहले ही इससे लड़ चुके हैं, इसीलिए वो पावरफुल होना चाहिए, और वो उसके हमले से बचकर उड़ने लगता है। किंग तियान भी शियाओ के पीछे आता है, जिससे तियान और जिनू ही आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अकेले ही अपने अपने पोते की मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो दोनों ही बहुत पावरफुल थे। शियाओ तियान से लड़ने जाता है और सोचता है कि मैं मत नहीं हार सकता। तियान शियाओ को सील कर देता है। यह देखकर जिनू तियान पर हमला करता है, जिससे शियाओ दूर चला जाता है। जिनू तियान से कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं होते तो मैं अब तक इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। तियान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे मेरे पोते का बदला लेने से नहीं रोक सकते, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिनू कहता है कि तुम बहुत कमीने हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों में से कोई उसे नहीं मार पाएगा। शियाओ भी उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था। पेगोडा शियाओ से कहता कि ये दोनों ग्रेट मास्टर हैं, इसीलिए क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। उन दोनों की पावर को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते तो तुम्हें मिलकर कई बार मार सकते हैं। शियाओ कहता है कि मेरे पास उनसे निपटने का एक तरीका है, और वो उन दोनों से कहता है कि मैं अब लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें खाने की तरह बुनना चाहता हूँ। जिनू तियान से कहता है कि हम इस तरह से नहीं लड़ सकते, अगर हम इस तरह से लड़ते रहे तो हम कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए हम अलग अलग 30 बार शियाओ पर हमला करेंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले उसे कौन मारता है। तियान को उसका आइडिया अच्छा लगता है और वो पहले 30 हमले वो शियाओ पर ब्लू स्काई विल ट्रेजर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो शियाओ भी लड़ने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन तभी उन दोनों के हथियार नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि धोखे से जिन्होंने ने तियान को घायल कर दिया था, जिससे किंग तियान नीचे गिर जाता है। लिंगर ये देखकर कहती है कि कितना क्रूर बूढ़ा है जो पीछे से हमला करता है, इसीलिए तुम कोई चैंपियन नहीं हो सकते। जिनू कहता है कि युद्ध के मैदान में जीवन और मृत्यु का खतरा हमेशा बना रहता है, इसीलिए हम जैसे चाहे वैसे हमले कर सकते हैं। ये कहकर जिनू वापस से शियाओ पर हमला करता है, जिससे वो दूर एक पिलर से टकरा जाता है, मगर शियाओ वापस आकर जिनू के सीने में तलवार घोंप देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और अब वो गोल्डन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। शियाओ अपने पेगोडा से कहता है कि हमें मिलकर हमला करना होगा, लेकिन हमें ये सब छिपकर करना होगा ताकि कोई तुम्हें देख ना ले। पेगोडा कहता है कि हमें इसे तुम्हारे तरीके से करना होगा ताकि कोई नोटिस ना करे। शियाओ गोल्डन स्पाइडर के चारों तरफ आग का गोला बना देता है और अपने सोल बीच से गोल्डन स्पाइडर जिनू पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे एक तेज रोशनी होती है और किसी को अंदर जानवरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि वास्तव में इन सभी अजय जानवरों की भी बलि दी जा सकती है, लेकिन शियाओ इनकी
पावर को कैसे ले सकता है, अभी तो सिर्फ एक युवा है। सभी इस सोच में होते हैं कि शियाओ के पास इतनी पावरफुल टेक्निक कैसे हो सकती है, मगर लिंगर खुश होती है। जिनू अब काफी कमजोर होकर नीचे गिर जाता है और अब पेगोड़ा बाहर आकर उसे अपने अंदर खींचने लगता है और कहता है कि शानदार शरीर वास्तव में बहुत अच्छा है जिसकी आज प्राप्ति हुई है। शियाओ पेगोड़ा को कहता है कि तुम अकेले इस गोल्डन स्पाइडर को नहीं खा सकते। तो पेगोड़ा कहता है कि स्पाइडर तुम्हारे किसी काम का नहीं है, यह तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, इसीलिए इसे मुझे खाने दो। जिनू चिल्लाने लगता है कि मुझे मत मारो, मैं डेविल स्पिरिट लेक का ग्रैंड मास्टर हूँ। मेरे पूर्वज एक स्वर्गीय देवता है। मैं इंसानों को पहले चींटियों की तरह देखता था, लेकिन अब ये इंसान ही मेरी बॉडी से लड़ रहे हैं। शियाओ भी अब स्पाइडर को अपने अंदर सोखने लगता है, लेकिन इसमें बहुत देर हो जाती है। पेगोड़ा उसे अपने अंदर ले लेता है और अब शियाओ उस फायर टोर्नेडो को हटा देता है। किंग तियान भी अब शियाओ से डरकर वहाँ से भागने लगता है, मगर पेगोड़ा कहता है कि भाग नहीं सकता और वो बाहर एक शील्ड बना देता है जिससे तियान अरीना से बाहर निकल नहीं पाता। और अब शियाओ को पेगोड़ा एक स्टेज बनकर आसमान में ले जाता है जिससे पेगोड़ा को कोई देख नहीं पाता। किंग तियान शियाओ पर अपनी स्काई रिंग से हमला करता है, मगर वो पेगोड़ा उन पावर को अपने अंदर सोख लेता है। ये देखकर तियान फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होकर शियाओ पर हमला करने आता है, लेकिन पेगोड़ा उसे अपने अंदर सोख लेता है। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लोग बातें करते हैं कि बच्चा बहुत बलवान है, इसने महान मास्टर को भी नष्ट कर दिया। जेटेंग भी काफी हैरान होता है कि शियाओ को वो दोनों मास्टर भी नहीं मार सके। शियाओ पेगोड़ा से कहता कि तुम अकेले ही दोनों को निकल गए, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए उनका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे भी देना होगा। तो पेगोड़ा से कहता कि मेरे कुछ रूल है जिन्हें तुम तोड़ नहीं सकते, और वैसे भी तुम्हारी बॉडी में बहुत खजाना है। तो शियाओ कहता है कि तुम्हारे पास भी तो बहुत सारा खजाना है और तुम इस वक्त सेंसरशिप के बारे में बहस नहीं कर सकते। पेगोड़ा कहता है कि तुम्हें वैसे भी मुफ्त में बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जिनों का मकड़ी वंश अभी भी जीवित है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। और अगर ब्लू फिनिक्स की ब्लड लाइन में भी सुधार हुआ तो वो भी तुम्हारे पीछे आएंगे। शियाओ से कहता है कि तुम जो मुझे कह रहे हो वो सब होना नामुमकिन है। वो दोनों ग्रेट मास्टर थे, उनमें बड़े पहाड़ की जितनी शक्ति थी और तुमने वो सब अकेले खा लिया और मुझे एक पंख तक नहीं दिया। तो पेगोड़ा से ब्लू फिनिक्स का एक फेदर देता है। शियाओ कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ एक पंख दिया, तुम्हें अब अपना वादा निभाना होगा और मुझे एक तकनीक सिखानी होगी। तो पेगोड़ा से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये फिनिक्स बेकार है। शियाओ कहता है कि तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। तो पेगोड़ा से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो फेदर है वो एक डिवाइन फेदर है जो जीवन भर ब्लू फिनिक्स के साथ रहा और कभी नहीं गिरा, जिस वजह से इस पंख में पूर्वजों की ब्रेथ है। यह प्राचीन खजाना 5 विजयी पक्षियों को भी वापस बना सकता है। तभी लिंगर उसे आवाज लगाती है कि तुमने ये सब कैसे किया। शियाओ के पास पिंक गर्ल आती है जो उसे बताती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास एक खास टेक्निक होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम दो ग्रेट मास्टर को इतनी आसानी से हरा दोगे, और तुमने वास्तव में यहाँ सबको चौंका दिया। और क्या तुम मेरे पवेलियन में शामिल होना चाहते हो? तभी वहाँ यूचन भी आ जाती है जो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ब्यूटियन पवेलियन में रहेगा, क्योंकि ये शुरू से ही मेरे ब्यूटियन हॉल का स्टूडेंट रहा है। तभी वहाँ गोल्डन विगर्ड ईगल वाइन लेकर आ जाते हैं और शियाओ को बताते हैं कि ये शिव मास्टर की तरफ से तुम्हें एक भेंट है। जिस गिलास में वो शराब भरकर लाए थे वो ड्रैगन 9 ग्लास होता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि कोई ग्लास नहीं बल्कि ड्रैगन है। इसका मतलब ये है कि शिव सम्राट ने उसे अपने उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में चुना है। शियाओ सम्राट को प्रणाम करता है। सभी लोग सोचते हैं कि बच्चा इतना छोटा है, लेकिन इसकी ताकत समझ से बाहर है। शियाओ अब उस शराब को पी लेता है जिससे उसमें अजीब सी पावर आती है, जिसे वो अपनी बॉडी के अंदर दबा लेता है। शिव सम्राट उसे बताते हैं कि तुमने जो शराब पी वो कोई मामूली शराब नहीं थी, वो एक औषधीय शराब थी जो तुम्हें प्रैक्टिस करने में तुम्हारी मदद करेगी, और ये एक दुर्लभ अवसर था, लेकिन तुमने इस पवित्र शराब की शक्ति को दबा दिया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? शियाओ बताता है कि आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में पहुंचने से पहले मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसीलिए मैं अपने होश में इस ऋण शिलालेख के दायरे को तोड़ने की जल्दी नहीं कर सकता। शिव सम्राट कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था, फिर तुम मेरे महल में क्यों आए? तो शियाओ कहता कि किसी ने मुझे कहा था कि ग्रैंड मास्टर जिनू के साथ लड़ाई के बाद मेरे दादा इस महल में दाखिल हुए थे, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि ये सिर्फ ग्रैंड मास्टर जिनू का एक प्लान था, क्योंकि मुझे मारने के लिए इस युद्ध के मैदान में बुला रहा था। शिव सम्राट बताते हैं कि शी किंगडम हमेशा पावर की रेस
रिस्पेक्ट करता है, मगर फिर भी पूर्वज कानूनों को पार कर रहे हैं और मैं इसे रोक भी नहीं सकता। शियाओ कहता है कि मुझे पता है मैंने यहाँ परेशानी पैदा की, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है कि मेरे दादा मेरे माता पिता को खोजने के लिए वापस बाहर क्यों चले गए। शी सम्राट बताते हैं कि तुम्हारी माँ ये निंग, उनका जन्म इस क्षेत्र से बाहर हुआ था और जब वो प्रशिक्षण के लिए रेगिस्तान में आई थी तो उस पर हमला हुआ। उनका कल्टीवेशन बेस लगभग नष्ट हो गया था, लेकिन सौभाग्य से तुम्हारे पिता ने उसे बचा लिया, जिससे दोनों को पहली बार में ही प्यार हो गया। फिर कुछ समय बाद एक खबर फैली कि तुम्हारे पिता ने फैसला लिया कि वो ये निंग के इलाज के लिए दूर दराज के वेद की तलाश करेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे माता पिता उस स्थान पर गए जहाँ से तुम्हारी माँ मरहम लगाने आई थी। शियाओ उनसे पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि मेरी माँ कहाँ से आई थी। शी सम्राट मना कर देते हैं कि मैं नहीं जानता। शियाओ ने इतना सब कुछ बताने के लिए धन्यवाद देता है। फिर वहाँ से जाने लगता है तो शी सम्राट उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो शियाओ कहता है कि मैं अपने परिवार को खोजने की कोशिश करूंगा। शी सम्राट उससे कहते हैं कि तुमने और तुम्हारे दादाजी ने यू महल को नष्ट कर दिया और वो महल में गड़बड़ की, डेमोन स्पीड लेक से बदला लिया, तो तुम यहाँ से इतनी आसानी से कैसे जा सकते हो। शियाओ ने कहता है कि अगर आप मुझे और मेरे दादाजी को दंड देना चाहते हैं तो मैं अपने दादाजी की भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। सम्राट उसे कहते हैं कि तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे कंट्रोल से बाहर है, इसीलिए मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को यूज करके तुम्हें दंड दूंगा और वो सजा ये है कि तुम्हें रेगिस्तान की रक्षा करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि गोल्डन विगर्ड ईगल हॉल में मौजूद सभी लोगों को बताते हैं कि सम्राट शी ने आदेश दिया है कि शियाओ को स्वर्गीय रेगिस्तान का मार्क्विस नियुक्त किया गया है। मार्क्विस दरअसल एक प्रकार का पद होता है जिसका दर्जा बिल्कुल राजा के बराबर होता है, यानी कि अब शियाओ स्वर्गीय रेगिस्तान का राजा था। लिंगर और बाकी सभी इससे खुश होते हैं। शियाओ भी उन्हें प्रणाम करता है। सभी खुश थे क्योंकि शियाओ सबसे कम उम्र में मार्क्विस बना था। शियाओ सम्राट के सामने आता है और सम्राट उससे पूछते हैं कि तुम मुझसे किस तरह का गिफ्ट चाहते हो। शियाओ ने कहता कि यह आपकी महानता है, क्या आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं। मैंने सुना है कि शी को सबसे कम उम्र के मास्टर के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि उनका जन्म सुप्रीम मास्टर के रूप में हुआ है, इसलिए मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। सम्राट कहते हैं कि मैं तुम्हें यह अवसर दे सकता हूँ अगर तुम अपने आप को साबित करो कि तुम आसमान की ऊंचाइयों तक जा सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।